नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू गोयल आप सभी का हैशटैग शेयर एड इंडियाज़ एजुकेशन हब मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस नए इनिशिएटिव या कहें एक नए स्टार्टअप में। हम आज शुरुआत कर रहे हैं। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारे न्यूज़पेपर्स आते हैं मैं जो है उनका डिट्टो यानी कि बिना कुछ अपना ऐड ऑन किए ऑडियो न्यूज़पेपर जो है अवेल करवाऊं, ताकि ऐसे लोग भी जो है उसको एक्सेस कर पाएं जिन्हें या तो न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है या फिर काफ़ी समय जाता है, या ऐसे इवन बात करूं मैं ऐसी फीमेल्स की जो कि अपने आसपास की चीज़ों से जुड़ा रहना चाहती हैं लेकिन किसी कारण से जो है पेपर को नहीं एक्सेस कर पाती हैं, पढ़ नहीं पाती हैं, समय नहीं मिल पाता है, तो वो ऑडियो लेक्चर्स के माध्यम से जो है नई चीज़ों से अपडेट रह पाएंगी। और हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो बेनिफिट है ही ये चीज़ें, है ना। कुल मिला के मेरा जो एक उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने आसपास हो रही चीज़ों का, अपने आसपास हो रहे जो भी देश की गतिविधियां हैं उन सब से रूबरू होने का एक माध्यम जो है मैं बनने का एक मेरा जो है इनिशिएटिव है। तो होप सो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। ठीक है। सो आज जो है हम दैनिक भास्कर के जो एडिटोरियल वाला पेज होता है अभिव्यक्ति, उसके जो दो मेन जो एडिटोरियल्स आए हैं, एक है मिस्टर डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का जो कि भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं, और दूसरा आर्टिकल है मिस्टर योगेंद्र यादव का जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं, है ना। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष भी हैं और किसान नेता हैं। अक्सर वो लिखते हैं आर्टिकल्स को। बहुत ही जो है दो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज हैं, महत्वपूर्ण जो है वक्ता हैं जिनके आर्टिकल्स आज आए हैं दैनिक भास्कर में। मैंने ये कोई ऐसा पर्सनल नहीं है कि दैनिक भास्कर ही हम हर रोज जो है या फिर हम कभी जो लगे हमें अच्छे अच्छे आर्टिकल्स को हम देखेंगे, चाहे वो अमर उजाला के हों, दैनिक जागरण के हों, या दैनिक भास्कर के हों, या द हिंदू के भी हम कभी कभी आर्टिकल्स को देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा, मैं डिट्टो जो है उसको बस एक ऑडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा रही हूँ, मेरा इसमें कोई एड ऑन नहीं रहेगा ना। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी का जो आज आर्टिकल आया है, तो उस पर हम जो है देखेंगे उसको कि कैसा आर्टिकल है, क्या चीज़ें इसमें बोली गई हैं। मुख्य रूप से जो ये जो दोनों आर्टिकल आए हैं वो किसान आंदोलन जो अभी चल रहा है, आप देख रहे होंगे बहुत हंगामा हो रखा है देश में, उसी से जो है ये संबंधित है और उन्हीं पे इन दोनों के आर्टिकल्स आए हैं। एक हम देख सकते हैं, ये दोनों आर्टिकल्स हमें एक तरीके से दो तरह की जो है धुरी टाइप की दिखाई देती हैं। एक जो कि विदेश नीति को देखते हैं और एक जो है किसान नेता है। तो दोनों के अपने अपने एंगल्स हैं, किस तरीके से ये बात कर रहे हैं वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर वैदिक जी के आर्टिकल पर। हाइलाइट्स पर गौर करें तो आप देख भी पा रहे होंगे हमारे पीपीटी में कि सरकार का कहना है कि यह दुष्प्रचार भर है, इसे विपक्ष फैला रहा है। मान लिया यह ठीक है, तो सरकार इस गलतफहमी को पिछले 2-2.5 माह में दूर क्यों नहीं कर सकी, ये उनका सवाल है और इसी पर जो है उनका आर्टिकल है। मैं डिट्टो बस उसी को ऑडियो फॉर्मेट में उपलब्ध करवा रही हूँ। वैदिक जी कहते हैं, किसान नेताओं और केंद्र सरकार के नेताओं के बीच अब बात शुरू हो गई है, लेकिन मैं पूछता हूं कि संसद में कानून बनाने के पहले किसान नेताओं से विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया? विपक्षी नेताओं का अभिमत क्यों नहीं जाना गया? इस कानून को इतनी झटपट क्यों थोपा गया? इसे संसदीय समिति को पहले क्यों नहीं सौंपा गया? भाजपा के सहयोगी अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बावजूद सरकार ने कानून पर पुनर्विचार की बात नहीं सोची। संसद के इस अल्पकालीन सत्र में इन कृषि विधेयकों पर सांगो पांग बहस भी ठीक से नहीं हो सकी।
अब जबकि दिल्ली में किसानों की भीड़ जमा होने लगी तो सरकार के होश फाख्ता हो गए। पंजाब व हरियाणा के किसान इस बार राशन पानी लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। वे चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत के किसानों की तरह 2-4 दिन के लिए नहीं आए। अच्छा होता कि प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलने की पहल करते, लेकिन अब भी सरकार सत्ता के अहंकार से मुक्त होकर किसानों से बात करेगी तो इस समस्या का सर्वहितकारी समाधान हो सकता है। आगे वैदिक जी कहते हैं, यदि शासन विरोधी कोई भी आंदोलन खड़ा होता है तो विपक्षी दल चुप क्यों बैठेंगे। वे बोल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह आंदोलन खालिस्तानियों और कांग्रेसियों ने खड़ा किया है। कुछ किसानों ने भाजपा और नरेंद्र मोदी के बारे में जो जहरीले बयान दिए हैं वे निंदनीय हैं, लेकिन यह आंदोलन अपने ही पांवों पर चलकर दिल्ली पहुंचा है। भाजपा की केंद्र सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो पंजाब कल तक आतंकवाद का गढ़ था, वहां बगावत के बीज फिर से न फूटने लगे। वैदिक जी आगे बोलते हैं, खेती के संबंध में जो 3 नए कानून बने हैं, कुछ किसान नेता उन सभी को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारी किसानों का ध्यान मुख्य रूप से एक मुद्दे पर है। उन्हें शक है कि उनकी उपज पर उन्हें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मिलता है और मंडियों में माल जिस आसानी से बिक जाता है, उनकी यह सुविधा चुपचाप खत्म हो जाएगी और वे बड़े बड़े पूंजीपतियों की कंपनियों के हाथ के खिलौने बन जाएंगे। उनका अनाज व फसलें फिर मिट्टी के मोल बिकेंगी। सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं, उनके अनुसार अब किसान अपना माल मंडियों के अलावा बाहरी बाजारों में भी बेच सकेंगे। किसानों को सरकार की इस घोषणा पर भरोसा नहीं है कि उन्हें अपने माल के ज्यादा पैसे मिलेंगे या कंपनियों से सौदा हो जाने पर उन्हें बीज, खाद, सिंचाई, बिक्री आदि की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें डर है कि मंडी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यह डर 2 कारणों से मजबूत हुआ है। पहला कारण केंद्रीय वित्त मंत्री का नवंबर 2019 का वह बयान है जिसमें उन्होंने मंडी व्यवस्था को गई बीती बात बताया था और यह भी कहा था कि अब उसके विदा होने के दिन आ गए हैं। दूसरा जो कारण है जिस वजह से किसानों में डर है, वह है यह प्रचार कि मोदी सरकार कुछ पूंजीपतियों को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए कमर कसे हुए है। भाजपा में प्रचार पंडितों की कमी नहीं है। उन्हें किसानों को एक बात ही समझानी है, वह यह है कि समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा। तो वे एमएसपी की घोषणा को कानूनी रूप क्यों नहीं दे देते। यह ठीक है, अभी भी इसके पीछे कानून नहीं है, लेकिन अब गलतफहमी इतनी फैल गई है कि उसे कानूनी रूप दे देने में सरकार को क्यों संकोच है। कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर सहमति होना कठिन नहीं है। सरकार समय समय पर फसलों की एमएसपी घोषित करती रहती है। अभी तक सिर्फ 23 फसलों पर यह होता है, जबकि भारत में कम से कम 200 तरह की फसलें होती हैं। पंजाब और हरियाणा में गेहूं और धान की फसलें सबसे ज्यादा मंडियों में बिकती हैं। सरकार इनकी सबसे बड़ी खरीद करती है। देश की कुल उपज का सिर्फ 6% माल ही मंडियों में बिकता है। बाकी 96% फसलों के लिए भी सरकार को कोई कमोवेश दाम बांधो नीति बनानी चाहिए या नहीं। इन फसलों को बेचने वाले किसान ही गरीबी, बेकारी और लूट के शिकार होते हैं। उन्हें अपनी लागत से 1.25 या 1.5 गुना कीमत मिले, इसका प्रबंध भी सरकार क्यों नहीं करती। केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने 16 सब्जियों के न्यूनतम मूल्य घोषित किए हैं। इनसे किसानों को अपनी लागत से 20% मूल्य ज्यादा मिलेगा और उन्हें नुकसान होने पर 32 करोड़ रुपए तक की सहायता सरकार देगी। भारतीय खेती को अमेरिका की तरह खुला बाजार दे देना तो ठीक है, लेकिन सरकार उन्हें क्या अमेरिकी किसानों की तरह प्रतिवर्ष $62,000 की सहायता दे सकती है। वहां खेती में 2% से भी कम लोग हैं
जबकि भारत में लगभग 50% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। यदि खेती खुलती है तो उत्पादन बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और भारत बड़ा निर्यातक देश भी बन सकता है। लेकिन खेती के मूल आधार किसान का विश्वास जीते बिना इस लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। ये लेखक के अपने विचार हैं, बाकी आप सभी जो है देख सकते हैं। हमने जो आपको प्रोवाइड कराई है पीपीटी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, है ना। अब इसी से मिलता जुलता एक आर्टिकल है योगेंद्र यादव जी का, है ना। अब हम उसको देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, कि एक किसान नेता है वो, उनके क्या जो है कमेंट्स है। जैसा कि हमने पिछले आर्टिकल में देखा कि वेद प्रताप जी, वैदिक जी काफ़ी सारी चीज़ों पर उन्होंने गौर किया, कारणों पर गौर किया कि किसान जो है क्यों डरे हुए हैं, उनके कारण क्या है ना। मंडी व्यवस्था की भी एक झलक देखने को मिली कि एक्चुअली में देखा जाए तो इस कानून की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जबकि 96% से लगभग जो है माल वो ऑलरेडी मंडियों से बाहर ही बिकता है ना। तो क्यों मतलब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। और इसके साथ में काफ़ी सारे सवाल हैं जिनको लगता है कि सरकार को जवाब देना ही चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। हम ज़्यादा राजनीति में नहीं जाएंगे, हमें तो सिर्फ उसकी एक जो चीज़ चल रही है, हमें सिर्फ मेरा जो उद्देश्य है ऑडियो प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पर। योगेंद्र यादव जी जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हैं, किसान नेता हैं, पॉपुलर किसान नेताओं के बारे में लिखते रहते हैं। उनके हाइलाइट्स हैं, मोदी जी से मिलकर किसान यह सब पूछना चाहता है, वो उसी पर जो है उन्होंने आर्टिकल लिखा है। उनके जो हम बोलेंगे टैगलाइन अगर उसको पढ़े तो लिखा है, सुनो जी, सौगात वो होती है जो किसी ने मांगी हो या उसकी ज़रूरत हो या उसके किसी काम की हो। ये 3 कानून क्या किसानों या उसके नेताओं ने मांगे थे? इस क्वेश्चन के साथ में जो है वो अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, है ना। अभिव्यक्ति हम जिसे कहेंगे। स्टार्ट करते हैं। देश को अपने मन की बात सुनाकर और बनारस में भाषण देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वापस दिल्ली आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। वे बोले, आप मन की बात सुनते हैं? किसान मुंह फट था, बोला, आप बड़े आदमी हो, आपके मन की बात तो हर महीने सुनता हूँ, आज किसान के मन की बात भी सुनिए। दोनों में बात शुरू हो गई। मोदी जी बोलते हैं, आपको पता है हमारी सरकार किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। किसान बोलता है, अब क्या बंद कर रहे हैं जी? बुरा ना मानना, आप जब जब किसी बात को ऐतिहासिक बोलते हैं तो डर लगता है। पहले ऐतिहासिक नोटबंदी, फिर कोरोना में देशबंदी, और आप किसानों का क्या बंद करेंगे? मोदी जी बोलते हैं, मैं तो उन 3 ऐतिहासिक कानूनों की बात कर रहा था जो सरकार किसानों के लिए लेकर आई है। किसान बोलता है, सुनो जी, सौगात वो होती है जो किसी ने मांगी हो। क्या आपने किसी किसान संगठन से राय बात की थी? ये सौगात है तो कोई किसान संगठन समर्थन में क्यों नहीं है? मोदी जी बोलते हैं, वे तो विरोधी हैं, विरोधी उनकी आदत है। किसान, ठीक है, विरोधियों को छोड़ें। आपके 50 साल पुराने सहयोगी अकाली दल ने इन कानूनों के खिलाफ साथ क्यों छोड़ दिया? आपका अपना भारतीय किसान संघ इन कानूनों का समर्थन क्यों नहीं कर रहा? मोदी जी बोलते हैं, ना समझ है ये। इन कानूनों से आपको आज़ादी मिल जाएगी, जहां चाहो अपनी फसल बेच सकते हो। किसान बोलता है, यह आज़ादी तो मुझे पहले भी थी। गांव में बेचूं, मंडी में बेचूं, कहीं और जाकर बेचूं, कहने को तो सारी आज़ादी थी, लेकिन मैं मंडी से दूर कहाँ जाऊं? कैसे जाऊं? दूसरा राज्य छोड़ो, दूसरे जिले में जाना भी मेरे लिए महंगा पड़ता है। ऐसी आज़ादी का मैं क्या करूं? मोदी जी बोलते हैं, इसीलिए व्यवस्था की है, अब सरकारी मंडी में फसल बेचना जरूरी नहीं, प्राइवेट मंडी भी खुलेंगी। किसान, आप मंडी व्यवस्था सुधारो तो मेरे जैसे सब किसान आपके साथ हैं, लेकिन आप तो इसे बंद करने का इंतजाम कर रहे हैं। मंडी जाकर मैं शोर मचा लेता हूँ, बात सुना लेता हूँ, प्राइवेट मंडी में मेरी कौन सुनेगा? मोदी जी बोलते हैं, ये किसने कहा कि मंडी बंद कर रहे हैं? हम तो बस एक और विकल्प दे रहे हैं। किसान बोलता है, सरकारी मंडी वैसे ही बंद होगी जैसे एक कंपनी के मोबाइल ने बाकी कंपनियों को बंद कर दिया। जब उसका मोबाइल शुरू हुआ तब कहा हमेशा फ्री रहेगा, सब उसके साथ हो लिए, फिर उसने रेट बढ़ा दिए। यही खेल प्राइवेट मंडी में होगा। पहले 1-2 सीजन किसान को 100 रुपए ज्यादा देंगे, इतने में सरकारी मंडी बैठ जाएगी,
आड़ती वहां दुकान बंद कर देंगे, फिर प्राइवेट मंडी वाले 500 रुपए कम भी देंगे, तब भी मजबूरी में वहीं जाकर फसल बेचनी पड़ेगी। अब मोदी जी बोलते हैं, मैंने बार बार बोला है न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था बनी रहेगी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं। किसान बोलता है, अब भी भरोसे को तैयार हूँ साहब, बस आप लिख कर दें। जैसे 3 कानून बनाए वैसे चौथा भी बनाए कि सरकार जो एमएसपी घोषित करती है कम से कम उतना रेट किसान को गारंटी से मिलेगा। या उन्हीं कानूनों में लिख दो कि मंडी सरकारी हो या प्राइवेट, सरकार द्वारा तय रेट से कम पर कोई सौदा नहीं होगा। मुझे तो नहीं पता, लेकिन मास्टर जी बता रहे थे जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 2011 में आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दी जाए। अब तो आप ही प्रधानमंत्री हैं, आप अपनी ही बात मान लो ना। मोदी जी, कम से कम बिचौलियों से तो पीछा छूटेगा। किसान, वो कैसे जी? अगर अंबानी या अडानी प्राइवेट मंडी खोलेंगे तो वे कौन सा खुद आकर किसान की फसल खरीदेंगे? वे भी एजेंट को लगाएंगे, एक की बजाय 2 बिचौली हो जाएंगे। एक छोटा एजेंट और उसके ऊपर अंबानी या अडानी दोनों हिस्सा लेंगे। आज आड़ती जितना कमीशन लेता है तब दोनों बिचौलियों मिलकर उसका 2 गुना काट लेंगे। आज मैं आड़ती के तख्त पर बैठ जाता हूँ, जरूरत में उससे पैसा पकड़ लेता हूँ। उसकी जगह कंपनी हुई तो सारा समय फोन पकड़कर बैठा रहूंगा, सुनता रहूंगा कि अभी सारी लाइनें व्यस्त हैं। मोदी जी, आपको सारी गलतियां हमारी ही दिखाई देती हैं। कांग्रेस राज में क्या किसान खुश थे? किसान बोलता है, किसान तब खुश होते तो आज आप इस कुर्सी पर ना होते। किसान दुखी थे इसलिए कांग्रेस को हटाया। देखिए मोदी जी, ये मंडी है ना, ये छप्पर है मेरे सिर पर। छप्पर टूटा है, मरम्मत की जरूरत है, लेकिन आप छप्पर ही हटा रहे हैं और कहते हैं कि इसमें मुझे खुला आकाश दिखेगा, चांद तारे दिखेंगे। बिना छप्पर जीने की आजादी मुझे नहीं चाहिए। किसान की नजर आकाश से नीचे उतरी तो देखा कि मोदी जी झोला उठाकर चले जा रहे थे। वो भी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली में इकट्ठे किसानों में शामिल होने के लिए निकल पड़ा। ये लेखक के अपने विचार हैं, मैंने जैसा है वैसे ही प्रकट किया है। कोई न मेरा जो है कोई ना ही पॉलिटिकल मोटिव है, ना ही किसी के पक्ष में हूँ, ना ही विपक्ष में हूँ। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, ये जस्ट एक ऑडियो जो है इनिशिएटिव है मेरी तरफ से, जिससे काफ़ी सारे लोग जो है न्यूज़पेपर से एक्सेस हो पाए। थैंक यू।